पेपर आपको बता दूं कि 20 दिसंबर 2018 का विगत वर्ष में सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर हुआ था और उन्हीं प्रश्नों पर आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को 2019, 2020, 2020 के बाद 2021, 2022, 2023, ठीक है, ये सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया है। किसी में जैसे 2023 में देखिए 3 पेपर हुए थे, है ना, आपका 3 पेपर हुआ था। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 22 में 2 पेपर, 21 में भी 2 पेपर, 20 में 1 ही पेपर हुआ था, 19 में 2 पेपर हुआ था, ठीक है। मैंने आप लोगों को इसके बारे में व्याख्या के साथ आप लोगों को बताया है। मेन टॉपिक को उठाकर भी मैंने वहाँ पे आप लोगों को टॉपिक भी कवर किया है। तो शुरुआत करेंगे दिसंबर 2018 का सोशल वर्क का प्रश्न पत्र है। यहाँ 50-50 का रेशियो मान के चलिएगा कि आपको अप्लाइड के साथ साथ बेसिकली फैक्ट वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे। ऑनलाइन पेपर हुआ था ये दिसंबर 2018 को, है ना। तो फैक्ट वाले और अप्लाइड वाले प्रश्नों को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने वैयक्तिक समाज कार्य का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष में विभाजन किया है? फ्लोरेंस होलिस, विलियम रीड, गार्टन हैमिल्टन एंड गैरेट, एनेट गैरेट। फ्लोरेंस होलिस सोशल केस वर्क में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में अगर मैं आपसे बात करता हूं विभाजन का पार्ट, तो इस क्रिया का नाम रिलेट होता है सन 1954 में। फ्लोरेंस होलिस 1954 में फ्लोरेंस होलिस ने, अगर मैं आपसे बात करूं तो इन्होंने सोशल वर्क और साइको सोशल थेरेपी दिया था सन 1964 में, है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये आपको बता दो पेपर में एक बार आया भी था, उसका वर्ष पूछा गया सवाल का था, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि केस वर्क में साइको सोशल जो थेरेपी रिप्रेजेंट किया गया फ्लोरेंस होलिस के द्वारा ये बताया गया था। विलियम रीड एक ऑप्शन में आप देख रहे हैं। विलियम रीड सन 1970 में अगर मैं बात करता हूँ इनकी मिसेस लॉरा पल्स के साथ इन्होंने टास्क सेंट्रल्ड थेरेपी स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ विलियम रीड का नाम हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद गार्टन हैमिल्टन का नाम आप सभी लोगों ने देखा है सोशल केस वर्क में। मनोसामाजिक उपागम दिया है इन्होंने, जब मैं उपागम पढ़ा रहा था तो वहाँ बताया था। तो एक लेख इनका आया हुआ था कि बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशल केस वर्क पर, और वो कॉन्सेप्ट सन 1937 में आया था, 1937 में। उसके बाद एक दूसरा इन्होंने लेख लिखा था बेसिकली 1947 में, और द अंडरलाइन फिलॉसफी ऑफ सोशल केस वर्क, वो आपका 1941 में इन्होंने मेंशन किया था। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क में भी भूमिका गार्टन हैमिल्टन की आती है सन 1940 में। नाम याद रखिएगा, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क, ठीक है। तो गार्टन हैमिल्टन का नाम आ जाता है। एनेट गैरेट एक विद्वान है। अगर मैं आपसे बात करूं तो इन्होंने, मैरी गैरेट महोदय ने साक्षात्कार को लेकर बात किया है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो है सोशल केस वर्क का विभाजन नहीं है, ये आलोचना किया है। इन्होंने आलोचना किया है फ्लोरेंस होलिस का, ठीक है। और इंटरव्यूइंग इट्स प्रिंसिपल्स मेथड्स के बारे में इन्होंने बात किया है। तो साक्षात्कार के दौरान कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, कुछ विधियां होती हैं, उसके बारे में एनेट गैरेट महोदय ने बताया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 से हमारा स्टार्ट है यहाँ पर, और दिसंबर 2018 का सोशल वर्क का ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं आप लोग। प्रतिवर्तन अथवा सामाजिक तुलना में स्वयं आधारित मूल्यांकन है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझ लीजिए कि आत्मसम्मान डेफिनेशन को लेकर सर, आत्मबोध, ओके, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान। चलिए कोई बात नहीं। तो आप लोगों में से कुछ बच्चे आत्मसम्मान की तरफ रुख कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे आत्मबोध की तरफ रिलेट हो रहे हैं, परंतु इस प्रश्न का सही जवाब जो जाना है उससे हम लोग बोलेंगे आत्मसम्मान। सही ऑप्शन आपका जो जाने वाला है वो ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पर माना जाएगा। पहला तो मैं आपको एक बात बता दूं,
प्रतिवर्तन शब्द लिखा हुआ है, प्रतिवर्तन शब्द लिखा हुआ है। प्रतिवर्तन का सामान्य अर्थ होता है, सिंपल बात ध्यान रखिएगा, प्रश्न में लिखा हुआ है, इसका मीनिंग अगर आप समझ जाएंगे तो आप प्रश्न कर लेंगे। किसी वस्तु या कार्य का बार बार उसी रूप में दोहराया जाना, है ना, वह प्रवर्तन है। अथवा कहा कि प्रवर्तन करिए, या तो कोई और पॉइंट के परिप्रेक्ष्य से आप समझिए, अथवा सामाजिक तुलना में स्वयं आधारित मूल्यांकन है, स्वयं आधारित मूल्यांकन है ना। तो जब स्वयं आधारित मूल्यांकन का पार्ट बनता है, जैसे आत्मसम्मान की व्यक्तिगत अनुभूति होती है आत्मसम्मान में, है ना, जो दूसरों की प्रशंसा, निंदा और मूल्यांकन आदि से स्वतंत्र होता है, तो वहाँ आत्मसम्मान होता है। तो यहाँ सही जवाब तो आपका ऑप्शन थर्ड ही सही है, लेकिन एक शब्द आपके सामने रिप्रेजेंट है आत्मबोध भी, स्वयं को जान लेना। जैसे आपने नाम सुना होगा शंकराचार्य के बारे में, सुना है? प्लीज अरे बताइए तो सही, सुना नहीं है शंकराचार्य के बारे में? शंकराचार्य, तो अगर शंकराचार्य एक लघु ग्रंथ है उनकी, और किताबों में उन्होंने बताया आपने कि आत्मा का बोध होने के लिए क्या क्या साधना आवश्यक है। तो स्वयं को जान लेना, कुछ लोग होते हैं ना स्वयं को जान लेना, और ये जैसे गौतम बुद्ध हो गए स्वयं को जानने वाले, एक शंकराचार्य जी का नाम भी आ जाता है उसमें, ठीक है। तो वह क्रिया बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। तो ये आत्मबोध होता है। बोध का मतलब अंडरस्टैंड, समझ। एक है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास होना, स्वयं पर भरोसा होना, है कि नहीं, या स्वयं पर भरोसा रखना। आत्मविश्वास आपके कौशल और क्षमताओं के बारे में एक दृष्टिकोण है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आत्मविश्वास खुद को स्वीकार करते हैं, जीवन नियंत्रण की भावना रखते हैं, तो वह आत्मविश्वास होता है। और एक होता है आत्मसहायता। ये विशेष रूप से दूसरों की सहायता के बिना खुद को बेहतर बनाना, मतलब विशेष रूप से दूसरों की सहायता के बिना खुद को बेहतर मानना या बनाना, या आप कह लीजिए किसी की समस्याओं पर काबू पाना, आत्मसहायता, है ना। तो इस प्रक्रिया में इस शब्द को रिलेट करा जाएगा। तो जहां सामाजिक तुलना में समाज के आधार पे आपने यहाँ पे उसके मूल्यांकन का परिप्रेक्ष्य निभा रहे हैं, तो वह आत्मसम्मान है। ऑप्शन सही जाएगा थर्ड वाला। रोल रिकॉर्डिंग, चलिए बताइए एक बार। रोल रिकॉर्डिंग यानी भूमिका अभिलेख सुसंस्कृत संस्करण है। सर ऑप्शन थर्ड, प्रक्रिया अभिलेख का। ओके, जानना जरूरी है ये कि जो भूमिका अभिलेख होता है, इसका मतलब होता है सिंपल सा रोल रिकॉर्डिंग, है ना। हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत हर टॉपिक में केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क की प्रक्रिया में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिलती है, और ज़्यादातर केस वर्क में मिलता है रोल रिकॉर्डिंग, है ना, रिकॉर्डिंग। अच्छा, रोल रिकॉर्डिंग के अंतर्गत अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस प्रक्रिया में, तो ध्यान देने वाली बात यह है आप सबके लिए कि इस प्रक्रिया में जब भी कोई एक्टिविटी या क्रियाविधि का संचालन होता है, तो उस शब्दों को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर मैं कहूँ, आपने भी बोल दिया प्रक्रिया, है ना, उस प्रक्रिया या क्रियान्वयन का संचालन हो रहा होता है, तो वो एक प्रकार से रोल रिकॉर्ड होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, एक शैक्षिक उपकरण है, ये रोल रिकॉर्डिंग टूल्स ही तो है जहाँ रिकॉर्ड वगैरह रख रहे हो। जो नर्सिंग, समाज कार्य और इसी तरह के नौकरियों में प्रमाण पत्र या डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों के संचार कौशल तक पहुँचाता है,
तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रक्रिया अभिलेख है। और सारांश विचार या कल्पना मात्र में, ना कि कोई भौतिक वस्तु में, है ना, कल्पना मात्र में, ना कि कोई भौतिक वस्तु, मतलब यह अमूर्त है सारांश। अब एब्स्ट्रैक्ट है, किसी दस्तावेज का लिखित सारांश रिप्रेजेंट होता है, वो शब्दों को हम दर्शाते हैं। और कथनात्मक अभिलेख, नैरेटिव, इसमें ना अवलोकन के दौरान होने वाली घटना का एक निरंतर विवरण प्रदान किया जाता है। अच्छा, ऐसा इसलिए होता है कि वास्तविक समय में इस क्रियाविधि को पूर्ण किया जा सके, या किसी विशेष घटना का सीमित प्रक्रिया को संचालित नहीं करता। कोई, मतलब आप सोचो कि कोई विशेष घटना पर बल दे रहा हो, तो वो कार्य नहीं करता नैरेटिव रिकॉर्ड। इसमें तो अवलोकन के दौरान ना बेसिकली निरंतर विवरण या डिस्क्रिप्शन जो प्रदान कर रहा होता है, वो नैरेटिव रिकॉर्ड होता है। कुछ चीज़ें पूछे हो आप, नोट कर लिया, पूछ रहे हो नोट कर लिया, उसको बोलते हैं नैरेटिव। एक होता है सार अभिलेख, सारांश का एक पार्ट है ये। सारांश या सार, तो रिकॉर्डिंग मुख्य घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बातचीत को संक्षेप में अगर आप प्रस्तुत करते हैं, संक्षेप में, है ना, किसमें, संक्षेप में, तो वो क्या कहलाता है, सार अभिलेख। बताइए, क्लियर है? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गरीबी की संस्कृति से संबंधित है? सर लेविस, लेविस। ओके, लेविश का नाम लगा रहे हैं, कर्ट। ओके, चलो देखो, अगर मैं बात करता हूं मैकाइवर के बारे में, तो संस्कृति हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है, ये बात इन्होंने बताया। अच्छा, कि संस्कृति में एक और नाम याद, देखिए इस सेरोकिर का, जो संस्कृत का अध्ययन किया था इन्होंने, 3 अवस्था थी, पेपर में आता है ये 3 अवस्था। कौन कौन सी थी? भावात्मक, चेतनात्मक, आदर्शात्मक। ये 3 थी। और ऑक्सर लुईस की बात अगर हम करते हैं तो, किसकी? ऑक्सर लुईस की अगर हम बात करते हैं, तो गरीबी की संस्कृति सामाजिक सिद्धांत में या अवधारणा है जो दावा करती है कि गरीबी का अनुभव करने वाले लोगों के मूल्य पीढ़ियों में गरीबी के चक्र को बनाए रखने और उनकी खराब स्थिति को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पॉजिटिव की परिप्रेक्ष्य में, नेगेटिव की परिप्रेक्ष्य में, तो वो नाम आता है। और एक नाम आता है कूले, प्राथमिक समूह 1909 में आया था, आपने सुना भी होगा, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर करके। आत्मदर्पण का सिद्धांत 1902 में आया था, लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ के नाम से भी जाना जाता है ना। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की किताब भी 1909 में आई, चार्ल्स हर्टन कूलर की, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो कूले बहुत आसान है, आसानी से आप सवाल कर लेंगे इससे। किसने कहा कि स्वप्न निद्रा के अभिभावक हैं? फ्रायड। सिगमंड फ्रायड। सही, आपके जवाब सही है, सिगमंड फ्रायड, है ना। अच्छा बताइए, फ्री एसोसिएशन किसने दिया है? फ्रायड। 14 मूल प्रवृत्तियां है, किसने दिया है? फ्रायड ने। मनोविश्लेषण किसने दिया है?
फ्राइड ने। फ्राइड ने, ठीक है। तो इसके तो कई ऐसे जो है नाम देखने को मिलते हैं। सोशल वर्क सर 14 मूल प्रवृत्ति फ्राइड की है ना, ये मैकडोनल्ड की है। नहीं नहीं नहीं, 14 रक्षा युक्ति फ्राइड है ना सर? हाँ, मैकडूगल का नाम आता है मूल प्रवृत्ति में, और जी सर, मूल प्रवृत्ति में आते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रक्षा युक्ति, तो वो नाम आता है सिगमंड फ्राइड का, ठीक है ना। ये दोनों ध्यान रखिएगा। इसने दो केवल मूल प्रवृत्ति बताया है, बता सकते कौन कौन सी थी दो मूल प्रवृत्ति? हीरोज और थैनाटोस। हीरोस और थैनाटोस। ठीक, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो आगे हम बात करते हैं, जैसे कार्ल भी है। ये कार्ल मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत या मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे: अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी। और एक अल्फ्रेड एडलर का नाम आता है, द साइंस ऑफ लिविंग करके, जीने का विज्ञान होता है वो। इन्होंने व्यक्तिगत मनोविज्ञान का अभ्यास और सिद्धांतों की प्रक्रियाओं को रिप्रेजेंट किया था, अल्फ्रेड एडलर महोदय ने। और जीन पियाजे लिखा हुआ है, ये है ना, जैनेट यहाँ पे लिखा है लेकिन, और ये जीन पियाजे, नहीं, जीन पियाजे नहीं होगा, ये पियरे जीनेट होगा। ये पियरे इंग्लिश में देख लो, पियरे जेनेट होगा। इंग्लिश में तो पूरा नाम थोड़ी मिलेगा, जेनेट ही है सर। तो पियरे जेनेट है ये, ठीक है। और मनोविज्ञान के आधार पे इन्होंने असामान्य मनोविज्ञान के बारे में बताया है। असामान्य, आप लोगों के सिलेबस में है ना एक सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। तो असामान्य मनोविज्ञान में पियरे जेनेट का नाम देखने को मिलता है। देखिए अभी तक फैक्ट सवाल आ रहे हैं सारे 2018 का। निश्चित नकारात्मक सहसंबंध सदैव होता है। -1 सर -1 -1 होना चाहिए ना। बिल्कुल, अगर मैं बात करूँगा तो ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो -1 का ही जाएगा। नकारात्मक सहसंबंध है ना, और सकारात्मक सहसंबंध क्या होगा? +1। +1 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, +1 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देने वाली चीज़ है ये। और कार्ल पियर्सन का नाम ये दिया किसने है संबंध, ये नकारात्मक सकारात्मक? सर कार्ल पियर्सन। तो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक का मान किसी दिशा में बदलता है तो वह दूसरे वेरिएबल को दूसरे चरों के बीच में रेखीय संबंधों का संरचनात्मक मान या तो उसी दिशा में बदलता है। तो जब दो चर समान दिशा में घूमते हैं तो वह क्या होता है? सकारात्मक। जब दो चर विपरीत दिशा में घूमते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? सहसंबंध का नकारात्मक पक्ष। यही ना? जी सर। आगे बात करते हैं। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। क्या? दो चर समान दिशा में चलते हैं तो सकारात्मक, विपरीत दिशा में चलेंगे तो नकारात्मक। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में बताना है आपको कौन सा है जो लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता की बात करता है? 16 सर। सही जवाब है 16। 18 बताइए। उपाधि का अंत। 15 भेदभाव वाला। भेदभाव पर प्रतिबंध। 14 विधि के समक्ष समानता। बिल्कुल सही जवाब।
किसने कहा कि पूंजी गरीबी के समान अनुपात में बढ़ती है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। बिल्कुल, कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। द होली फैमिली, सर्वहारा वर्ग, है ना, और पूंजीवाद। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। जी, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। हाँ, बहुत सारे इसके जो कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में। फ्रेडरिक एंजल्स का नाम, परिवार और निजी संपत्ति और राज्य और संपत्ति के बारे में जिक्र नाम आता है इनका, फ्रेडरिक एंजल्स का नाम। मैक्स वेबर, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत इसने दिया था। और न्यायविद अर्थशास्त्री रहे। जी, मैक्स वेबर ने दिया था सर, सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन का सिद्धांत। किसने दिया था? मैक्स वेबर सर, मैक्स वेबर। तो मैंने क्या किसका नाम ले लिया? सर नहीं, आप पूछ रहे थे, मैंने बताया है आपको। अच्छा अच्छा, मैक्स वेबर का जो सिद्धांत है वो सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है वो मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। नौकरशाही की अवधारणा, सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत, है ना, पूंजीवाद का सिद्धांत, यहाँ पर नाम उसका आता है। एक ऑप्शन में और भी मिलेगा नाम आपको, हीगल। ये जार्ज विल्हम फ्रेडरिक हीगल 1807 में आत्मा की घटना के बारे में जिक्र किया था। 1812 में तर्क का विभाजन किया था इसने, हीगल महोदय ने। सही जवाब इसका तो ऑप्शन नंबर ए ही सही माना जाएगा, है ना। गरीबी के दुष्चक्र की संकल्पना किससे संबंधित है? गुन्नार मेडल। गुन्नार मेडल। ऑप्शन नंबर 4 सर। ओके, गरीबी के दुष्चक्र की संकल्पना अगर हम बात करते हैं तो गुन्नार मेडल का नाम आएगा। और आपने यहाँ पे सही बताया है। कार्ल गुन्नार मेडल नोबल मेमोरियल पुरस्कार के विजेता रहे हैं। एशियाई नाटक में अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रों की गरीबी की जांच किया था 1968 में, 1968 में। तो इसीलिए यहाँ कह सकते हो कि ये भूमिका बनती है इसकी। किंडल बर्गर, चार्ल्स पी किंडल बर्गर, अवसाद में दुनिया, स्टेटमेंट है इनका, अवसाद में दुनिया, इन्होंने ये बताया है। और जोसेफ एलोइस सुपिटर पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र, साथ ही साथ आर्थिक विकास की सिद्धांत के बारे में भी इसने जिक्र किया था, सुपिटर ने। और एक होता है इग्नोर एंटोनियो फ्रिस, है ना। और इसी में ना एक शब्द आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये दो शब्द आते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया? बता दीजिए। जी सर। ये रह गया ना शायद, रैगनार फिश, रैगनार एंटोन फिश 1933 में ना व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली शब्द जोड़ियों को, जैसे अर्थमिति और आर्थिक सिद्धांत, बात किया था, अर्थमिति और आर्थिक सिद्धांत इसने जिक्र किया था। सही ऑप्शन पहला होगा, सॉरी फोर्थ। सर अर्थमिति क्या होगा? हाँ, अर्थमिति क्या होगा? अर्थमिति, अर्थमिति है मतलब कार्यों को सूक्ष्म तरीके से करना। सूक्ष्म वाले जितने भी क्रिया होते थे, केस पर काम कर रहे हो, ग्रुप पर काम कर रहे हो, माइक्रो लेवल पे जितने काम कर रहे हो, वही अर्थनीति, अर्थनीति। ठीक है, जी सर। हाँ, यह बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने, ये देखो। चलिए बताइए, अपना खेत अपना काम मनरेगा, मैंने योजना के दौरान इसको पढ़ाया है।
है ना, अपना खेत अपना काम। मनरेगा के तहत एक नई योजना है, बताइए पहली बार किस राज्य में प्रारंभ हुई थी? सर राजस्थान। सर राजस्थान। राजस्थान। कब? 1 दिसंबर 1990 को राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। भोजन अगर आप कह लीजिए, या इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि सभी चीज़ों पर बातचीत किया गया था। मनरेगा सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? सबसे पहले मनरेगा सर राजस्थान। नहीं, आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, बिल्कुल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। परस्पर विरोधी युगल के लिए न्यायिक पृथक्करण की अधिकतम अवधि क्या होगी? सर 2 वर्ष। 2 वर्ष। और भी कोई लोग हैं? न्यायिक पृथक्करण की अवधि में अधिकतम युगल का मतलब जानते हो ना? हस्बैंड वाइफ हाँ, कपल्स। सही कह रहे हैं आप। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है, आत्मनिरीक्षण के लिए समय देता है ये। युगल के बीच में वैवाहिक विवाद और गलतफहमियां जो होती हैं उनको हल करने के लिए बताया जाता है। 2 साल का समय दिया जाता है। शादी के बाद कभी भी न्यायिक अलगाव की याचिका, है कि नहीं, जो बेसिकली जारी की जाती है, जहां तलाक और याचिका दायर करने से पहले पार्टियों को शादी के सत्यनिष्ठता के समय से 1 साल तक का इंतज़ार करना पड़ता है, और तब जाके न्यायिक पृथक्करण में केवल एक निर्णय प्रक्रिया शामिल होती है। उस परिप्रेक्ष्य में आता है, ठीक है। बताइए। जी सर, सही बोल रहे हैं। आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन में कहाँ भाई, यहाँ पे तो 2 साल तो अच्छा है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ये दिखाई, बताइए बोस्टन स्कूल किसके सुधार के लिए होता है? सर बाल अपराधियों के लिए। बाल अपराधियों। बाल अपराधियों के लिए। बाल अपराध, ओके। यदि आपने यहाँ पे बाल अपराध लगाया है तो मैं कहूँगा कि ऑप्शन आपने सही लगाया है। किशोर अपराध बच्चे असामाजिक आपराधिक, है ना, असामाजिक या आपराधिक गतिविधि लड़कों के लिए 16 वर्ष से कम और लड़कियों के लिए 18 वर्ष से कम को संदर्भित करता है। जो कानून का उल्लंघन करता है भैया, उससे बोस्टन स्कूल बेसिकली भेजा जाएगा, या आप ये कह लीजिए कि वहाँ पर उसका सुधारने की बात की जाएगी। तो बोस्टन स्कूल भारत में एक प्रकार का युवा निरोध केंद्र है, जिसका उपयोग विशेष रूप से नाबालिगों या किशोरों के लिए, कह सकते हैं, कारावास के लिए कार्य करता है ना। समझ रहे हैं मेरी बात? बताइए। जी सर। जी सर। और सही जवाब बेसिकली यही होगा, है ना। यहाँ पे देखिए, महिला अपराधियों के बारे में, या महिला अपराधियों को अक्सर पीड़ितों के रूप में या माना जाता है, जो एक आत्मरक्षा तंत्र के रूप में या आपराधिक विचलन के रूप में अपराध करते हैं, जिनके कार्य विशेष स्त्री व्यवहार से भटक जाता है। तो वह बेसिकली महिला अपराधियों के अंतर्गत देखने को मिलता है।
ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली रिलेट होता है ना। तो आप मुझे जो है अगर प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाए महिलाओं अपराधियों के संबंध में, तो आप जरूर आपराधिक विचलन शब्द को वहाँ पे ढूंढिएगा, है ना। आपराधिक विचलन शब्द को ढूंढेंगे तो आपको आसानी होगा, ठीक है। एक होता है बंदियों, एक व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी ठहराया गया जो सज़ा दी गई है, लंबी जेल, है ना, कि सज़ा काटने वाला व्यक्ति, उस प्रक्रिया में बंदी शब्द रिलेट होता है। वाइट कॉलर क्राइम शब्द व्यक्तियों के व्यवसाय और सरकारी पेशेवर द्वारा किए गए आर्थिक रूप से जो घोटाला, जो कार्य, जो भ्रष्टाचार होता है, वो सफ़ेद पोश अपराध होता है ना। वाइट कॉलर क्राइम सन 1939 में आया, पुस्तक सन 1940 में संचालित हुई, और किसने ये इस पर बात किया है? एडविन सदरलैंड ने। सदरलैंड। बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद श्रेणी सहसंबंध की गणना के लिए सूत्र किसने दिया है? सर पियर्सन। स्पीयरमैन। 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 सहसंबंध स्पीयरमैन। स्पीयरमैन रैंक सहसंबंध गुणांक जो दिया गया है वो स्पीयरमैन का नाम आता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स, बेसिकली कार्ल मार्क्स कहाँ लिखा हुआ है यार? कार्ल पियर्सन लिखा हुआ है, किसी बच्चे ने मार्क्स पियर्सन लिखा हुआ है। कार्ल पियर्सन का संबंध गुणांक का मान किसी दिशा में बदलता है तो दूसरे चर का दो चरों के बीच में रेखीय संबंध दर्शाता है। मैंने आपको बताया भी कि जब दो चरों की गति एक ही दिशा में होगा तो सकारात्मक होगा, विपरीत दिशा में होगा तो नकारात्मक होगा, है ना। और आंकड़ों में यूल्स के वाई, ठीक है, जिसे वाई गुणांक के रूप में रिप्रेजेंट किया, मतलब दो बाइनरी वेरिएबल के बीच में सहयोग का उपाय के बारे में बात किया। और इनकी प्रक्रिया जैसे अगर हम बात करते हैं, जॉर्ज उडनी यूल हैं, ये सन 1912 में इन्होंने वाई टेक्निक ना कह के आप ये कह लीजिए कि दो बाइनरी चरों के बीच में सहयोग का उपाय, दो बाइनरी चर के बीच सहयोग का उपाय बताया इन्होंने। और वाई का मतलब ये था कि जैसे ये जो आप देख रहे हैं और ये लाइन, तो ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसी वाई एक्सिस पर गुणांकों की बात इसमें किया है यूल्स ने। अभी आपको गैरेट के बारे में मैंने पढ़ाया है ऊपर, है ना, वही विद्वान यहाँ पे आ गए, एनेट गैरेट, तकनीकी का उपयोग करके इन्होंने बताया था, ठीक है। होता है संदर्भ समूह शब्द जो है या पद पहली बार किसने दिया था? मर्टन है सर। बात है, आप मर्टन की तरफ भी जा रहे हो, हाइमन की तरफ भी जा रहे हो। संदर्भ समूह शब्द का अगर हम बात करते हैं तो संदर्भ समूह को मनोविज्ञान के अभिलेखागार में सन 1942 में, कब? 1942 में हर्बर्ट हाइमन ने दिया था, हर्बर्ट हाइमन ने दिया था। इन्हीं के द्वारा गढ़ा गया। जिस समूह के खिलाफ एक व्यक्ति अपनी स्थिति या, है ना, स्थिति या आचरण का मूल्यांकन करता है, उसी को बेसिकली संदर्भ समूह के रूप में रिप्रेजेंट किया। तो ऑप्शन पहला सही है। मर्टन आधुनिक समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बार बता रखा है इसके बारे में, है ना। 47वें अध्यक्ष के रूप में काम भी इन्होंने किया है अमेरिका सोशोलॉजिकल एसोसिएशन में। सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना सन 1949 में बताया था, मैंने आपको बताया था, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, यस फुल फॉर्म भी आया हुआ था 1949 में। म्यूट हो जाओ भाई, क्यों इतना परेशान कर रहे हो, म्यूट हो जाइए। जी
क्या करें मैडम, प्लीज बताइए। उनको म्यूट करवाने के लिए बोल रहे थे सर बस। अच्छा अच्छा, अब देखो कहने का मतलब यह हुआ कि यस TSS कब आया, 1949। कौन बच्चा है बताना जरा एक बार। सर वंदना जी हैं। वंदना। ना जी। उसके बाद देखिए मर्टन का आ गया 1949, ठीक है, ये ध्यान ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना के बाद विज्ञान का समाजशास्त्र पर बात करते हैं, ये है ना, विज्ञान के समाजशास्त्र पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये किताब है, STSS वाला सिद्धांत है 1949 का। एक नाम हमारे सामने और आता है, MN श्रीनिवासन, मैसूर नरसिम्हाचर श्रीनिवास महोदय का नाम। उम्मीद है आप लोग इनका नाम सुने भी होंगे हमसे। ज़्यादातर दक्षिण भारत जाति और जाति प्रणालियों के साथ साथ सामाजिक स्तरीकरण पर भी इन्होंने अपनी बातचीत किया है। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन को लेकर श्रीनिवासन का नाम, संस्कृतिकरण की अवधारणा में MN श्रीनिवासन का नाम, गांव जाति और विधि के रूप में श्रीनिवासन का नाम, है ना। भारत में अगर हम बात करते हैं सामाजिक संरचना को लेकर अगर किसी ने बात किया है तो भी MN श्रीनिवासन का नाम आता है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा इसके संबंध में, MN श्रीनिवासन के बारे में। संस्कृतिकरण की अवधारणा के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, MN श्रीनिवासन को। CH कोले मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया है ना, CH कोले के बारे में। चलिए ये बताइए, सर ऑप्शन थर्ड। सर कार्ल मार्क्स। ओके, कार्ल मार्क्स। मुरे। सामाजिक स्तरीकरण में अगर हम लोग बात मुर्रे। करते हैं यहाँ पे WE मुर्रे का नाम आता है। प्रकारात्मक सिद्धांत आप लोगों ने अभी देखा है, एक और नाम आ रहा था किंग्सले डेविस करके। क्या नाम आ रहा था, किंग्सले डेविस और विल्मट मुर्रे आ रहा था ना, किंग्सली। यही नाम आ रहा था ना। यस सर। हाँ वही पूछ रहा हूँ, तो ये आपका उससे मैच हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी किंग्सले डेविस ऑप्शन में लिखा हुआ है। सर फिर दोनों में से किसको करेंगे ठीक। अब आयोग ने प्राथमिकता दिया है मुर्रे को, क्योंकि स्तरीकरण के जनक के रूप में इसी को जाना जाता है, इसलिए आप प्राथमिकता थर्ड वाले को दो, है ना। जनक जो है इसी का कहा जाता है ना, इसलिए इसी को दो। दोनों के रूल इसी में आते हैं, जबकि प्राथमिकता थर्ड को दिया गया है। हाँ, स्तरीकरण के सिद्धांतों में ह्यूमन सोसाइटी के बारे में जिक्र करने वाला विद्वान यही है, ऐसी बात नहीं है। किंग्सले डेविस और विल्मट मुर्रे के द्वारा प्रदान किया गया स्तरीकरण के प्रकारात्मक क्रियात्मक सिद्धांत से पता चलता है ना कि सामाजिक असमानता समाज के लिए जो है एक प्रकार से कार्यात्मक हो, ठीक है। और कार्यात्मक सिद्धांत के पिता किसे कहा जाता है, जनक, पिता, फादर, नाम क्या आएगा। बताइए, टालकाट पार्सन का भाई, टालकाट पार्सन्स का। समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है, अगर काउंटेड 38। सर कामते। संस्थापक कामते होंगे या दुर्खेम होंगे। तो समाजशास्त्र के तो जनक हो जाएंगे ना अगस्त कामते। समाजशास्त्र के जनक अगस्त कामते, है ना। सही जवाब यहाँ पर दुर्खेम फिर मान लिए जाएंगे, ठीक है। किस प्रक्रिया में, समाजशास्त्र के संस्थापक की प्रक्रिया में। और क्या रह गया, कार्ल मार्क्स तो बता दिया हूँ, है ना। आगे परास माप बताइए। सर फैलाव का। ऑप्शन फैलाव। अच्छा जी, फैलाव, हाँ। देखिए, अगर परास माप के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं
तो इस प्रक्रिया में ध्यान देने वाली बात यह है कि सीमा फैलाव का एक उपाय है बॉर्डर की। सीमा की गणना अधिकतम मूल्य और डेटा सेट के न्यूनतम मूल्यों द्वारा की जा सकती है ना। और परास जानना ज़रूरी है कि परास होता क्या है, यानी रेंज। रेंज की डेफिनेशन होती क्या है, प्लीज़ बताएं। रेंज वन फैलाव से। देखो, ऐसी सीमाएं जिनके भीतर कोई वस्तु क्या हो रही है, घट या बढ़ रही है। तो घटना बढ़ने की बात कर रहा था, और यहाँ बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो घटने बढ़ने वाली प्रक्रिया के आधार पे, तो इन परिपेक्ष में दूसरा ऑप्शन जो फैलाव है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आपका 3 शब्द आता है, मैंने पहले बता रखा है, मीन मीडियन मोड, है ना। एकल मूल्यों के माध्यम से डेटा सेट का एक वर्णात्मक सारांश है जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप दर्शाता है। एक संगति, संगति मीन्स क्या होता है, एसोसिएशन होता है, संघ होता है ना, इसका मतलब है ना। सभा कह लीजिए, संयोग कह लीजिए, सभा संस्था बोल लीजिए, संगति या संघ, है ना, वही बोला जाता है इसको। और सहसंबंध एक सांख्यिकी माप है जो सीमा को व्यक्त करता है, जिसमें 2 वेरिएबल रेखी के रूप में संबंध होते हैं, जहां कारण और प्रभाव के बारे में बयान दिए जाते हैं एक प्रकार से। उस प्रक्रिया में आता है ये सहसंबंध। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में स्त्री पुरुष के गिरते हुए अनुपात के लिए सबसे कम प्रासंगिक व्याख्या है? सर ऑप्शन पहला। अच्छा जी, ऑप्शन पहला आ रहा है। यस सर, ऑप्शन फर्स्ट। देखिए, भारतीय आबादी में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल होता जा रहा है, या दशक दर दशक तेजी से घट रहा है। व्यापक रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में भिन्नता का वही पाठ हमें देखने को मिल जाता है। तो कारक बताना था कि भारत में स्त्री पुरुष के गिरते हुए अनुपात का सबसे कम व्याख्या कौन बता रहा है? मादा भ्रूण हत्या, लड़कियों का पोषण संबंधी स्थिति में निम्न स्तर, सबसे कम प्रासंगिक, उच्च मातृदंड मृत्यु दर, और पुरुषों का शहरी क्षेत्रों को प्रवासन। तो सबसे कम प्रभाव है ये, बात सही है, ऑप्शन पहला। कौन सा ऑप्शन जाएगा बताइए? सर ऑप्शन पहला, पुरुषों का शहरी क्षेत्रों में प्रवासन। प्रवासन, ठीक है। देखो, कन्या भ्रूण हत्या के लिंग का पता लगाने से आप या कह सकते हैं कि लड़की होने पर जो है गर्भपात कराने की प्रक्रिया, है ना, और ये बेसिकली अवैध है, उस परिप्रेक्ष्य में भी मादा भ्रूण हत्या का पाठ बन जाता है ना, ठीक है। और जैसे कि उच्च मृत्यु दर की बात अगर हम करते हैं, उच्च मातृ मृत्यु दर, गंभीर रक्तस्राव, संक्रमण और गर्भावस्था के दौरान इस तरह की घटना घटित का हो जाना, ठीक है, उस शब्दों को ये प्रस्तुत कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मत है सामाजिक अशांति विकास की पूंजीवाद पद पर आधारित? सर AR देसाई। ओके, यहाँ अगर आपने इस सवाल का जवाब AR देसाई का बताया कि सामाजिक अशांति विकास की पूंजी पद पर आधारित है, तो आपने सही जवाब दिया है, ठीक है। देखिए, सामाजिक अशांति विकास के पूंजीवाद मार्ग के क्रिया में निहित है। AR देसाई राष्ट्रवाद के विकास के दूसरे चरण की इन्होंने विशेषता के बारे में बताया था। तो इन्होंने सामाजिक अशांति विकास की पूंजी पथ पर बेस या अपनी अवधारणा जैसे कॉन्सेप्ट को दिया था। और GS घुरई, गोविंद सदाशिव,
घुरई समाजशास्त्र विभाग के प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं ये। कास्ट रेस एंड इंडिया किताब आई, अनुसूचित जनजाति भारतीय समाज शास्त्र के पिता के रूप में वर्णित है ना, वर्णित GS घुरई महोदय का ही नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है। DP मुखर्जी जो है धुरजती प्रसाद मुखर्जी मार्क्सवाद पर केंद्रित कार्यों और व्याख्यानों के लिए जाने जाती हैं ये DP मुखर्जी। भारतीय कल्चरल है ना, भारतीय कल्चर बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी इनके द्वारा मेंशन किया गया है। पर्सनालिटी एंड सोशल साइंस की बात करें तो भी आप कह सकते हो DP मुखर्जी के द्वारा आया हुआ कार्य है ये। और सामाजिक मूल्यों की बात की है DP। जी सर, सामाजिक मूल्य, हाँ सामाजिक मूल्यों के बारे में बात करता है। एक नाम आता है आपका सुरजीत सिन्हा। सुरजीत चंद्र सिन्हा ना एक शास्त्रीय अन्वेषण करता है। अनुभवजन्य सिद्धांत का इन्होंने अध्ययन किया था, जहां आदिवासी समाज को समझने के लिए योगदान दिया था इन्होंने, आदिवासी समाज को समझने के लिए। तो वो नाम आया था इनके अंतर्गत। ये बात आपको ध्यान रखना है इसके संबंध में। बताइए, क्लियर रहेगा? बोलिए। अगला सवाल देखिए। मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरक के बारे में बताइए क्या सही है। देखिए, एक तो आंतरिक स्थिति सही है, दूसरा तनाव द्वारा भाव प्रबोधित करना भी सही है, आवश्यकता पर बल देना ये भी सही है। प्रश्न उत्प्रेरक के बारे में, मोटिव के बारे में पूछा हुआ है। बाहरी उत्पेदन जो है उत्पीड़न द्वारा उद्दीपन द्वारा मार्ग निर्देशित, ये नहीं होगा ना आपका, बाहरी नहीं होगा, आंतरिक स्थिति होती। तो पहला दूसरा तीसरा दिखाइए। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। ये बात करते हैं हम लोग व्यावर्तक श्रेणी में। बताइए क्या आता है व्यावर्तक श्रेणी। उच्च सीमा वर्तित है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं शायद, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव सीरीज बोलेंगे। वही है, क्लास इंटरवल का ही पार्ट है एक प्रकार से। विशेष श्रृंखला में जैसे पिछली कक्षा में ऊपरी सीमा अगली कक्षा में निचली सीमा का समान होता है, वही रिप्रेजेंट होता है। जैसे मैंने आपको एक बार पढ़ाया भी था, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, और ये देखो निम्न कक्ष है, ये जो है उच्च सीमा या कक्ष के नाम से दर्शा सकते हैं आप। तो प्रश्न ये था कि व्यावर्तक श्रेणी किस सीमा को रिलेट करेगा, है ना। तो बताइए जरा इसके अंतर्गत कौन सा होना चाहिए, बताएं एक बार। उच्च सीमा अपवर्जित होगा, यही होता है व्यावर्तक सीरीज। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, 50 मिनट की वीडियो है। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को जो है अपलोड करके प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, बताइए तो सही, आवाज़ जा रही ना? जी सर।